अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। सदर ने बनाम वज़ीर आज़म एक ख़त लिख दिया है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की बात की है। निगरान वज़ीर आज़म की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है, PTI के वफ़द की मुलाकात हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, और उन्होंने जो बाहर आकर बात की उसमें उन्होंने ये कहा है कि ना कोई चेयरमैन माइनस होगा और ना ही जो है वो कोई निशान उनसे जाएगा। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हम देख रहे हैं जो अलाइंस बन रहे हैं, एक तरफ MQM और PMLN का अलाइंस बना है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो है वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जी PMLN चूँकि अब अपने उससे जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, नज़रिया था, उससे हटे हुए हैं और तो हम भी जो है वो उनसे फासला रखे हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या करेगी, हमें ये देखना होगा, क्योंकि ये अलाइंस जो है सिर्फ अलाइंस नहीं है। इस अलाइंस ने सिंध में और जो गैर अर्बन और रूरल का जो सिंध के अंदर मामला है उसके अंदर MQM ने रीगेन करने के लिए ज़ाहिर है ये अलाइंस किया होगा, PMLN ने अपनी फुटिंग के लिए ये अलाइंस किया होगा। ये फॉर नो रीज़न अलाइंस नहीं है कि मतलब आपने चंद सीटों पर एडजस्टमेंट करनी है और आपने घर चले जाना है। तो ये भी देखना होगा हमें सिंध में पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को कैसे देख रही है। दूसरी तरफ एक कमेटी बना दी है तहरीक इंसाफ ने, और कमेटी के जो अरकान हैं बड़े अच्छे मोतबर लोग हैं, काफ़ी लोगों से हमारा ताल्लुक़ भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस कमेटी के कई लोगों की एक दूसरे के साथ जो है वो नज़रियात और बातें मिलती नहीं हैं। कोई कहता है हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे इलेक्शन लड़ेंगे, कोई कहता है नहीं जी नहीं, हम तो जो है वेलफेयर स्टेट को जो है वो सामने रखकर नज़रिया रखकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। कमेटी क्या करेगी ये, क्योंकि कमेटी तो ये कमेटी ने तो बात करनी है अब सियासी जमातों से। क्या ये टू लेट हो गया है? ये कमेटियाँ पहले बन जाती, पहले डायलॉग हो जाता, शायद नहज ये ना आती, नौबत यहाँ तक ना आती। क्या हर बात PTI को देर से समझ आ रही है? हुकूमत जाने के मामले से लेकर आज तक जो उन्होंने फैसले किए हैं वो उन्हें बैकफुट पे ले जा रहे हैं, रिवर्स पे ले जा रहे हैं। और रेजिस्टेंस का जो फैसला उन्होंने किया था, उनको पॉपुलैरिटी ज़रूर मिली है, लेकिन जो इक़्तिदार हासिल करने की मंजिल है वो दूर होती जा रही है। तमाम जमातों के अंदर जो है वो एक हमें दिख रहा है कि अलाइंसेस बन रहे हैं, इत्तेफाक हो रहा है, लेकिन PTI तनहा थी। तो अब ये क्या करेगी PTI इस अलाइंस के साथ, और कौन के साथ जो है वो इंगेज होगा, क्या PP होगी, इन तमाम मामलात पर भी हम बात करेंगे। और कुछ और अहम इश्यूज़ हैं जिस पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अदर सिद्दीक साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, नासिर हुसैन शाह साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हैं सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान के। हसन, मैं ज़रा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुझे ये बताएं कि ये जो ख़त लिखा है, एक हमने देखा सदर मुमलिकत ने, इस पर जो सवालात उठाएँ इसको कैसे देखते हैं आप? और दूसरी बात ये जो कमेटी बन गई है, ये कमेटी अब मुज़ाकरात करेगी दीगर जमातों के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप मुझे थोड़ा इस पर क्लियर करें कि ये ख़त जो उन्होंने लिखा है या फिर जो इस वक्त इसका इम्पैक्ट क्या होना है, मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ। देखिए आदिल साहब, अब फरवरी तक जो है ना वो प्रेसिडेंट ने कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो उन्होंने कहा चलो ख़तो किताबत कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, खबरों में आ जाते हैं जो वो तेरी याद में शायद ऐसी बात है, अदरवाइज इसका तो कोई ऑब्जेक्टिव क्या इसका जो है वो हासिल कर पाएगी। वो तो वैसे भी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं जी कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड हमने नहीं देनी, वो इलेक्शन कमीशन से अपना मुतालबा करें। अब इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने गुज़िश्ता रोज़ उनसे मुलाकात भी की थी। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है उन्होंने तो एक्ट करना है ऑन ऑर्डर्स ऑफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही इंतज़ाम और इंसराम का जिम्मेदार इदारा है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसने इलेक्शंस कराने हैं। आज तो बड़ी तसल्ली लेवल प्लेइंग बैरिस्टर गौर साहब की जो है वो हमें दिखाई दी, मिले ना जाकर उनको, तभी तो मिले हैं जाकर। तो यही चीज़ है ना कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने ख़त लिखना भी था तो वो ख़त लिखते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को। प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखने का कोई उनको मकसद हासिल हो नहीं सकता। अब देखें अच्छा, जो अदालत ने उनके ऊपर रिमार्क्स दिए, क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, जो अदालत ने उनके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं, उन रिमार्क्स के बाद बनता है कि सदर जो है ख़तो किताबत वज़ीर आज़म से करें? अदालत के रिमार्क्स से तो पता चलता है सदर खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। देखिए, अगर वो चीज़ देखी जाए तो उसके बाद तो प्रेसिडेंट साहब को रिज़ाइन करके घर चला जाना चाहिए था। टर्म तो उनकी वैसे ही कंप्लीट हो चुकी है, और जो उनके ऊपर ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद अगर देखिए उनके लिए बड़ा जो है ना ये एक इंसल्ट हुई है प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट की इंसल्ट ये नहीं हुई कि अदालत उनकी इंसल्ट करना चाह रही थी,
प्रेसिडेंट साहब के अपने अमाल ने उनकी इंसल्ट कराई है, उनके अपने आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सिर्फ अपनी खिफत मिटाने के लिए इस तरह के खत लिख रहे हैं ताकि अपनी ऑडियंस को, पार्टी को एंगेज कर सकें। प्रेसिडेंट साहब जो है वो इस वक्त वो बड़ा लाउडली, क्लियरली, बल्कि क्रीज से बाहर निकलकर वो ये बयान कर रहे हैं कि मैं सदर मुमलिकत नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनके एक्शंस भी ये। अजहर सिद्दीक साहब जरा क्विकली आपका भी इस पे कमेंट मैं ले लूं, क्योंकि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 4 याद नहीं रहा, 17 याद नहीं रहा, 19 याद नहीं रहा, 41 याद नहीं रहा। ये तमाम आर्टिकल इनको याद हैं, लेकिन जो इलेक्शन का आर्टिकल है वो उनको याद नहीं रहा। क्या मतलब आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म को ख़त लिखने से कोई इस पर फ़र्क पड़ना है, या उनको इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी जब ज़्यादा इम्पैक्ट होता? योर टेक ऑन, क्योंकि हसन साहब का ख्याल ये है कि वो ऐसी अपनी खिफत मिटा रहे हैं और खुल के PTI की सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, मैं वैसे कभी कभी हैरान होता हूँ आदिल, सारे लोगों ने शोर डाला हुआ था कि इलेक्शन कमीशन का तो इख्तियार है, सदर का इख्तियार कोई नहीं है। जरा तारीखी हमारी याददाश्त जरा बहुत कमजोर है। बंदे ने, हाँ मैं था उन लोगों में से जो कहता था कि इलेक्शन की तारीख जो है सदर पाकिस्तान ने देनी है, और सदर पाकिस्तान ने वो अपना पूरा जो इख्तियार है वो इस्तेमाल कर लिया। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कोई नोटिस दिए आइन का आर्टिकल 248 को तोड़ते हुए सदर के बारे में रिमार्क्स पास कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी पिच से बाहर होकर खेला। पढ़ लेते मुनीर अहमद की, उसमें सारी वो चीजें लिखी हुई हैं। यानी सदर पाकिस्तान का मौकफ सुना, उनके वकील का मौकफ सुना, और वो आर्टिकल 6 का यानी बता कि आर्टिकल 6 का क्या बताना चाह रहे हैं। उस जजमेंट में लिखा हुआ है आर्टिकल 6 में तरमीम करें, यानी क्या कहना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में एक भी लफ्ज अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल हो तो यानी बड़ा दुख और अफसोस हुआ। क्या असल जो काम था वो तो इलेक्शन कमीशन का था। डेट तो इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान ने बुलाया, क्यों नहीं किया सदर पाकिस्तान? वो मिलने चला गया जनाब इज्जत मुआब अमरीकी सफीर को। ये तो रिकॉर्ड की बातें मौजूद हैं। और दूसरी बात, जो सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है, बिल्कुल आईनी तौर पर आइन का आर्टिकल 41 अगर पढ़ लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। और सदर पाकिस्तान का जो किरदार है ना, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर है। सदर पाकिस्तान ने जो आइन का अपना तारीख कब दी थी अगर साहब? वो तारीख कब दी थी? वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी कि जब तहरीक अदम एतमाद आई हुई थी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उसमें उन्होंने जो है वो असेंबली तहलील की समरी को मंजूर कर दिया था, जबकि वो हो नहीं सकती थी। अजहर सिद्दीक साहब उसकी बात तो कर ही नहीं रहे। जी अजहर साहब, हसन साहब जरा बात कर लेने, मैं फिर जवाब दीजिएगा। 13 सितंबर का खतों को मरासिल तो मैंने लिखे सदर पाकिस्तान को, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक अनवर मंसूर साहब को बात तक नहीं करी थी वहां पर। यानी 13 सितंबर को सदर पाकिस्तान का खत है, लिखा हुआ है उसमें कि 6 नवंबर तक 90 दिन पूरे हो रहे हैं। आपने सूबों से डेट कंसल्ट करके ताकि एक डेट दे सके कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था वो पढ़ते, लेकिन नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने के बजाय बराह रास्त तारीख भी तो दे सकते थे कि नहीं? हो, आप जरा समझिएगा क्या, अब बड़ी मजेदार बात करने लगा हूं। सेक्शन 57 कहता है कि डेट सदर ने नहीं देनी। मुझे ये बताइएगा, आप चाहते हैं कि सदर सेक्शन 57 तोड़ता? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो तय ही नहीं किया कि डेट किसने देनी है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए था। आर्टिकल 48 की मौजूदगी में सेक्शन 57 को तो सेक्शन 57 आप गालिबन इलेक्शन एक्ट उसका हवाला दे रहे हैं ना, इलेक्शन एक्ट का, तो इलेक्शन एक्ट के लिए उन्होंने आइन तोड़ दिया है। जी बिल्कुल, ना फिर वही बात आ गई। सदर पाकिस्तान ने भाई सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ना। अभी आप इंतजार करें, नोट आएगा जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का, वो पढ़ लीजिएगा, आपको सारे सवाल। अच्छा चले ठीक है, आप ज़्यादा टेक्निकलिटीज से निकलकर आप ये कह रहे हैं कि उस 57 की वजह से वो रुक गए। और मैं पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। आप कह रहे सदर ने अपना काम कर दिया है मतलब आपके ख्याल में, लेकिन रिमार्क्स अदालत ने जो दिए हैं, अब ये भी कमाल है ना। देखें हमारा मसला भी, हमारे वैसे वकील दोस्तों का ये मसला है कि जो जजेस या चीफ जस्टिस जिनके साथ उनके ताल्लुकात थोड़े बेहतर होते हैं, वो अदालत का हर रिमार्क अजीम होता है, लेकिन जहाँ पर जो है वो थोड़े से इख्तलाफात हों तो फिर कहते हैं अदालत ने ये कर दिया, अदालत ने वो। अदालत क्या करेगा, मेरा तो ये नहीं समझ आता कभी कभार अदालत को कौन सी वाली साइड लेनी चाहिए। शाह साहब मुझे बताइएगा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तो आप लोग भी बहुत कहते हैं। आज सदर मुमलिकत ने भी PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, PTI के मामले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड अब इस वक्त जो है वो बज़ाहिर आप लोगों का और PTI का गम रह गया है ज़्यादा कि भाई ये मसला हल करें, कि इसको एड्रेस करें इस इशू को। अभी मतलब आपको क्या लगता है, अब आप दोनों करीब आते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी सियासी कमेटी बना दी, आप भी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो अब PTI और आप थोड़े करीब आ रहे हैं जिस तरह MQM और PMLN करीब आ गई? शाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, लेवल प्लेइंग फील्ड चेयरमैन बिलावल साहब ने जो कहा था, आप सही कह रहे हैं, सब पार्टीज़ के लिए कहा था, जिसमें यह भी है कि PTI
को भी इलेक्शन के प्रोसेस में ज़रूर हिस्सा लें और फ्री और फेयर इलेक्शन हो। लेकिन जहाँ पे फिर एक ये शुरू हो गया कि जी पीटीआई और पीपी का कोई आपस में अलाइंस हो रहा है, जो नामुमकिनात में से है, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा कोई उनके साथ अलाइंस नहीं है, ना ही होगा। तो इलेक्शन हम अपनी उस पर सब लड़ेंगे और दीगर इत्तेहाद जो बन रहे हैं वो बिल्कुल बने, और हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एहतराम है और उसमें बहुत अच्छी शख्सियात भी शामिल हैं, लेकिन उनसे हम कोई ख़ाइफ नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं और हमें बहुत पुरुमीद हैं कि सिंध में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और जो यहाँ पे सपोर्ट है अवाम की, हम स्वीप करेंगे। और तो शादी आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन कुछ सेंट्रल और पंजाब एमक्यूएम में मिल के भी जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ना कराची में, ना हैदराबाद में, ना सक्कर में, अर्बन एरियाज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसके मतलब कुछ नहीं कर सकते, हार जाएंगे ये लोग हर जगह आपसे। जी देखिए, मैं ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, मैं तो यही बात कहूँगा, लेकिन मैं तो फैक्ट्स और फिगर के साथ कह रहा हूँ ना ये बात कि हमें कोई इससे इशू नहीं, बल्कि ये इत्तेहाद जिसमें पीएमएलएन, एमक्यूएम, जेयूआईएफ और जीडीए और बहुत सारे दीगर भी चीज़ें जो हैं, ये कई दफ़ा हमारे ख़िलाफ़ रहा है। बल्कि खैर से 2018 में बहुत सारी सीटों पे पीटीआई भी इस इत्तेहाद का हिस्सा रही है, सिर्फ नून लीग बाहर होगी, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में ये सब जो हैं साथ हो जाते हैं। तो हमने इनको फेस किया है और हम अब भी बिल्कुल खाइफ नहीं है इनसे। ख्वाजा साहब, आप लोग पीपल्स पार्टी की इंतहाई मोहब्बत में जो है वो एक दूसरे से बाम शीरो शकर हो चुके हैं, और ज़ाहिर है आप कहेंगे एमक्यूएम जीत जाएगी शहरी इलाकों में, पीएमएलएन की उम्मीद होगी सीट एडजस्टमेंट करेंगे, हमें भी सिंध में और कराची में जो है वो सीट्स मिल जाएगी। लेकिन इन रियलिटी होगा क्या वैसे, थोड़ा सा मैं समझने के लिए, बिकॉज शाह साहब के जहन में बल्दियाती इलेक्शन भी होगा, शाह साहब के जहन में 2018 वाली मेजॉरिटी भी होगी जो पीपल्स पार्टी को सिंध में कभी नहीं मिली, उतनी मेजॉरिटी मिल गई थी। आपके ख्याल में अगर पीपल्स पार्टी को अब आप लोग डेंट डालेंगे तो क्यों डालेंगे और कैसे डालेंगे? देखें, हम पीपल्स पार्टी को ना डेंट डालना चाहते हैं ना हमारा कोई इरादा है। पीपल्स पार्टी तवील तरीन इख्तिदार में रही है, 15 साल का जो इख्तिदार है हमारी नज़र में वो एक इंतहाई बदउन्मान और एक बदतरीन इंतज़ामी हुकूमत रही है। तो हम ये समझते हैं कि एक बेहतर ऑल्टरनेट सिंध के अंदर आना चाहिए। माजी में भी आ चुका था, लियाकत जतोई साहब थे, अरबाब रहीम साहब थे, मेहर साहब थे, हमारी मदद से वज़ीर आला है और तीनों बार पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला नहीं आ सका। इसी तरीके से विफाक में भी हम अल्लाह के फजल से हुकूमत बनाने और गिराने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं जिसमें हमारे डाई हार्ड लोग हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल डाइंग सूरत हाल में, हमें तो उन्हें बचाना है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि सिंध में कराची से लाड़काना तक हम अपना पैगाम पहुँचाएँ, जिसमें हमने कौम परस्तों को भी साथ दिया, जीडीए को साथ लिया, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाई, और सबसे आखिर में पीएमएलएन की क़यादत ने हमें मदऊ किया। हम इस्लामाबाद गए, उनकी बात सुनी, उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर किया। ख्वाजा साहब, ये तो साद रफीक साहब हमें बता रहे हैं कि 1.5 साल पहले का अलाइंस है, 1.5 साल से राब्ते भी थे, प्लान भी था, और आज उसको अमली जामा बनाया है, दस्तखत किए हैं। सो ये मुझे बताएं कि असल मसला क्या है? चैलेंज पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, या कराची की हद तक पीटीआई है आपके लिए चैलेंज? देखिए, मैंने आपसे बताया ना, हमें तो पीपल्स पार्टी तो उस निज़ाम की रखवाली है ना जो बदतरीन निज़ाम जिसके हम मुखालिफ हैं। तो जाहिर सी बात है उस निज़ाम का, चाहे वो मकामी की हुकूमत का हो, पुलिस गर्दी हो, अकरबा परवरी हो, नौकरियों की बंदरबांट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हो, हम तो उस निज़ाम के खिलाफ हैं और उसका जो भी रखवाला है सिंध में पीपल्स पार्टी है। इसमें बिला शुबा कोई बात कहने की है ही नहीं कि कराची तक लड़का एक ही मसला। और जहाँ तक साद रफीक साहब बात कर रहे हैं, तो 1.5 साल पहले हमारे मुआहदे पे तो 5 जमातों ने साइन किए थे भाई, बिलावल साहब ने, जदारी साहब ने, मौलाना फजल रहमान ने, शहबाज शरीफ साहब ने। तो हमारे राब्ते तो 1.5 साल से हैं। ये पीडीएम हुकूमत जो 1.5 साल से, तो आप लोगों ने फिर पीपल्स पार्टी को उस मुआहदे से क्यों निकाला? किस मुआहदे से? जो आप कह रहे हैं हमने 1.5 साल पहले पीपल्स पार्टी भी शामिल थी जिस मुआहदे में शामिल हुए थे।
पीपल्स पार्टी को हमने कहा निकाला है, वो मुआहदा पीपल्स पार्टी में फ्रेम होकर रखा हुआ है। इन्होंने अच्छा, तो उसमें क्या इलेक्शन साथ मतलब सीट एडजस्टमेंट करने का भी प्लान बना था 1.5 साल पहले? जो ऐसा कोई प्लान नहीं था। साद रफीक साहब जो बात कर रहे हैं वो राब्ते की बात कर रहे हैं। आज भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सीट एडजस्टमेंट की तजावीज दी जाएंगी, हतमी तौर पे कोई फैसला नहीं है। एमकेएम अपनी कमेटी के जरिए तय करेगी कि कहीं अगर हमारे वोट कम हैं जो नहीं जीता जा सकता तो डिवाइड एंड रूल पे नहीं जाना चाहिए। जो कदरे इज़हार भाई, लेकिन उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप लोगों की जो मुलाकात की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो में तो ये कहा गया कि एक इंतखाबी इत्तेहाद होगा, उसके बाद वजाहत दी गई फिर सीट एडजस्टमेंट, और अभी आप कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट भी देखेंगे करना क्या है। इसका मतलब कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रेशर लगा कि ये हमारे लिए जरा प्रॉब्लम होगी? ये आपको कंफ्यूजन लग रही है, हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालते हैं फिर या तो बताते हैं उसमें इंतखाबी इत्तेहाद कहा था। एक तो भाई मसला मेरा परेशानी है कि आप गुफ्तगू में जब बीच में टोकते हैं ना तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूँ, आपको टोकना लग रहा होगा, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंतखाबी इत्तेहाद, तो उसकी बात का जवाब दें। बचपन से हमने यही सीखा, मैं आपके साथ कैसे टॉक शो करूंगा? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। अरे भाई मुझे जुमला तो मुकम्मल होने दें। नहीं, आप बात कर रहे हैं सर, आपको अंदाजा नहीं हो रहा, हम सुन रहे हैं आपको, बिल्कुल हम गोश हैं। 3 रुकनी कमेटी बनेगी। पीएमएलएन की यह ख्वाहिश है कि सिंध में वो वर्किंग रिलेशनशिप में एमकेएम के साथ सीट एडजस्टमेंट करे। हमने उस पर इनकार नहीं किया, लेकिन हतमी तौर पर यह कहना अभी कबलस वक्त है। ओके जी, शाहजी वो कह रहे हैं असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी की जो बदउनवानी है, जो उनका इक़्तिदार है, उससे छुटकारा हासिल करना है। 15 साल जो आप लोगों ने किया है, और उस मुआहदे में तो आप भी शामिल थे, ज़ाहिर है सीट एडजस्टमेंट से तो वो कह रहे हैं नहीं कोई बात हुई थी, लेकिन साथ चलने का कस्में वादे हुए थे। क्यों आप लोग अलहदा हो गए हैं इस इत्तेहाद से? चले जो 15 साल गिनवा रहे हैं ख्वाजा साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, उसमें 5 साल तो ये हमारे साथ थे ना, 2008 से 13 तक, और फिर 1-2 साल 13 के बाद भी रहे हैं। तो कम से कम ये अपनी हिस्सेदारी तो कबूल करें ना इन सारी चीज़ों में जो इन्होंने गिनवाई हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया सिंध को 15 साल में। मुझे बताएं 2008 में तो बीबी शहीद हुई, इनका जज्बात का वोट था, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ। 2013 में क्या हुआ कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 2008 से ज़्यादा वोट मिले और सीटें मिली सिंध में। फिर 2018 में क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा आरटीएस था, हमारे लोग जेलों में थे, मुल्क से बाहर थे, कईयों के फॉर्म रद्द कर दिए गए, बड़ा प्रेशर, उसके बावजूद 2018 में हम 2013 से भी ज़्यादा नशिस्तें ले गए। और अब जब 2023 या अभी 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा, हम तो इंशाल्लाह शहरी इलाकों से भी स्वीप करेंगे। ख्वाजा साहब मोहतरम भी हैं और जो एमक्यू में इस वक्त लोग हैं वो सारे भले मानस हैं, इनसे पूछें 2018 में इनकी सीटें तो पीटीआई को दे दी गई, लेकिन ये इलाक में थे, पीटीआई के साथ गवर्नमेंट का हिस्सा थे। इनके 2 नफीस वुज़रा जो हैं वो वफाक में बैठते थे और ये सारा कुछ करते रहते थे। लेकिन मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये सारे लोग भी हमारे लिए मोहतरम हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी मोहतरम है, फैसला यहाँ की आवाम ने करना है। अगर हमने अच्छा फॉर्म किया होगा तो हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। अगर जो बातें जिस तरह की बात ये कर रहे हैं अगर उसमें सदाकत होगी, लेकिन शादी एक मसला है ना, 8 फरवरी को आ जाएगा। उसमें एक मसला है ना शादी के, लेकिन हम तो सर स्वीप कर रहे हैं शहरी इलाकों में भी और दीगर भी। लेकिन शादी उसमें एक मसला ये है कि उन सीटों पे तो अब आपकी नजर थी ना, लेकिन इत्तेफाक और इत्तेहाद हो गया पीएमएलएन और एमक्यूएम का। आगे अगर जेयूआई और जीडीए शामिल हो गई तो फिर क्या होगा? फिर तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होगी। मैं आपसे इसका जवाब लूंगा, लेकिन ख्वाजा साहब अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर मैंने हसन की तरफ जाना। देखिए, अगर तो जो पीएमएलएन के साथ मुज़ाकरात में पहली एक और इम्पोर्टेंट बात हुई कि इंतखाबात अदलिया के ज़ेरे निगरानी होने चाहिए, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट सिंध में अगर इस तरह से हुए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बावसाइल है कि ये यहाँ से बैठ के बांग्लादेश और श्रीलंका के इलेक्शन भी जीत लेंगी। तो अगर इस तरह के इंतखाबात करवाने हैं
तो ये इंतखाबात तो तारीख के एक और बदतरीन इंतखाबात होंगे। तो आप इलेक्शन कमीशन के अंडर सुपरविजन इलेक्शन नहीं चाहते, कोर्ट्स के अंडर सुपरविजन चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल बॉडी होती है वो जुडिशरी होती है। अगर डिप्टी कमिश्नर और डीआईजीज ने इंतखाबात कराने तो वो इंतखाबात धांधली ज़दा होंगे। ये बात हमने मियां नवाज शरीफ के साहब के सामने भी रखी है, केयर टेकर वजीर आज़म साहब के सामने भी रखी। राइट। हसन, पीएमएलएन क्या पंजाब में चाहती है, क्या अचीव करना चाहते हैं? जैसे ख्वाजा साहब की गुफ्तगू से तो ऐसा लगा कि अभी तो हमने सीट एडजस्टमेंट का भी फैसला नहीं किया, इंतखाबी इत्तेहाद की कल बात हो रही थी, वो कह रहे हैं अभी हमने फैसला करना है, हतमी कुछ नहीं है। शाह साहब कहते हैं हम सिंध दोबारा जीत जाएंगे, अर्बन एरियाज भी जीत जाएंगे सिंध के, कोई मसला नहीं है। अब पीएमएलएन क्या चाह रही है सारे मामले के अंदर? सिंध से क्या वो सिंध में भी कोई इत्तेहादी हुकूमत बनाना चाहते हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी इत्तेहादी ज़ाहिर बन सकती है आगे? सो क्या चाहते हैं वो, पीएमएलएन क्या चाहती है? मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता दूंगा। मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब को भी मेरी बात पसंद नहीं आएगी और मुस्लिम लीग नवाज वालों को वो कोई नहीं पसंद ना पसंद का तो ये मसला है, तो सवालात है और तज्ज़िया। बात ये थी कि एमकेएम को एक नेशनल पार्टी की सपोर्ट चाहिए थी कि जिसकी हुकूमत जो है आइंदा इंतखाबात में बनती हुई दिखाई दे रही थी। इनको चाहिए ये है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी की हमेशा गवर्नमेंट बनती है सिंध में, तो वहाँ पर इनको मालूम था कि इनको जो मेयर का इलेक्शन का जो रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद तो इनको खासी तसल्ली हो चुकी थी कि यहाँ पर जो है, जैसे वो कह रहे थे कि बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन जीत सकती है, तो वो बेसिकली वो तंज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हमें जो है वो नाकामी का सामना होगा और वो जीतेंगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंस उनका है, एक 15 साल से इक़्तिदार में जमात है, लोगों का भी जो है ना एक टिल्ट है टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी। नहीं, लेकिन अगर पीएमएलएन को भी सादा अक्सरियत नहीं मिली तो वो टिपिंग बैलेंस तो ढूंढ रही है ना थ्रू एमक्यूएम। उनको बेसिकली अगर यहाँ से 10, 15, 12 जितनी भी सीटें निकालती है एमक्यूएम, तो वो सीटें जो है इन द एंड ऑफ द डे जब गवर्नमेंट बनेगी तो वो तो उन्हीं की झोली में आएगी, एक चीज। सेकंड, उनको यानी सिर्फ ये नहीं होगा, वो सीट एडजस्टमेंट तो करेंगे ही करेंगे। ये खाली JUIF भी इनके साथ आने जा रही है। इस वक्त भी जो बशीर मेमन साहब थे, आज वो भी जो है पीर साईं पघाड़ा जो है उनके पास गए हैं मुलाकात के लिए। अब वहाँ पर भी GDA को भी मिलाएंगे, फंक्शनल लीग भी, तमाम जमातों को मिलाकर ये एक अलायंस बनेगा जो ग्रैंड अलायंस होगा वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ सिंध की हद तक, सिर्फ सिंध की हद तक। तो नौबत यहां तक क्यों आ गई है? नौबत यहां कड़क करके क्यों हुई है? असल में बात यह है कि JUIF सिंध के अंदर एग्जिस्ट करती है। मुस्लिम लीग नवाज के भी शहरों के अंदर कुछ तो कुछ वोट बैंक जरूर मौजूद है, पंजाबी आबादियां मौजूद हैं, क्लस्टर्स हैं, तो वहां से फायदा MQM भी ले सकती है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बड़ा क्लोज है, यानी MQM के लिए कराची जो है रीगेन करना है, उन्होंने रिक्लेम करना है, तो उनको एक ऐसी पार्टी चाहिए जो कि मरकज में जिसकी हुकूमत आ रही हो अपने वोटर्स को बता सकते हैं। उनको शोर शोर पता चल गया कि मरकज में PMLN नहीं आ रही है, वो तो दीवार पर लिखा हुआ मतलब वो नजर आ रहा है। जैसे पीपल्स पार्टी, मैंने बात कंप्लीट नहीं की, यार आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको चाहूं तो ना भी करने दूं। नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। जैसे पीपल्स पार्टी की सिंध में यानी सिंध हुकूमत जो है वो बनती साफ दिखाई दे रही है, दीवार पर लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज की भी मरकज में हुकूमत या पंजाब के सिंध में हो कह रहा है। आपका आर्गुमेंट अगर मैं पिक कर लूं तो आप कह रहे हैं सिंध में आपको पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा बनती दिखाई दे रही है, तो फिर सिंध में इतनी एक्टिविटी का मकसद क्या है? तो हिस्सा लेंगे ना। MQM की तो आपने लॉजिक चले समझा दी होगी, PMLN का क्या मकसद है? तो उनको सिंध के अंदर जो है कुछ सीट चाहिए ना, सूबे के अंदर या मरकज के अंदर, यानी वो नंबर अपना अच्छा हो, नंबर तो अच्छा होगा ना उनका, उनके लिए तो विन विन है, उनके लिए भी विन विन है। आप जब गायब थे तो पूरे मंजरनामे में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है सिंध में, कराची से भी जीत रही है। MQM ने कहा है हम अब इनको मतलब जाहिर है हमारी ये कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस पे हम इन्हें फारिग कर देंगे और हम अलायंस सीट एडजस्टमेंट जो कुछ भी करेंगे हम जीत जाएंगे। हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि भाई मसला ये है कि जाहिर अच्छा नंबर चाहिए, दीवार पर लिखा हुआ है PMLN जीत रही है, तो कोई क्यों नहीं उनको ज्वाइन करना चाहेगा? आप किधर हैं? आपने तो आज कमेटी इतनी लेट बनाई है जब पुलों के नीचे से काफी पानी गुजर चुका है। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूं, जरा परेशान होने की जरूरत नहीं किसी को। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन बात तो सच है मगर है रुसवाई की। पाकिस्तान की सियासत का अब एक ऐसी दलदल में फंस चुकी है कि जहां से अब कोई नहीं निकाल सकता। वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का नारा सरेआम है। अब हर एक को पता है, नवाज शरीफ वहां लंदन में बैठ के कहता है कि मैं लिख के देता हूं वजीर आजम बन जाऊंगा, तो मैं तो नहीं कह रहा ना। जलसे जुलूस में सर्वे जितने कराए हैं, अभी आप बता दें ट्विटर के ऊपर हर जगह सर्वे हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वजूद हर जगह है और लेवल प्लेइंग फील्ड। हमें तो बस, मैं जब नेशनल चैनल पे बैठा हूं तो मेरी कोशिश होती है सच बोलना चाहिए। बड़ी हैरानगी होती है इस बात को सामने रखते हुए
अगर इतना ही इनको यकीन था तो अभी अलायंस बनाने की क्या जरूरत थी? आप आराम से खेलें, वो इंडिपेंडेंट खेलें। आप तो पीडीएम की जो 13-14 सियासी जमातें बन के भी मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अब लोग कैसे यकीन करेंगे इन लोगों के ऊपर? इनके पास है क्या? वो चले हुए अच्छा ये बताएं अजहर साहब, अभी आप मुज़ाकरात फिर किससे करेंगे जिन्होंने सत्यानाश कर दिया? आप उन लोगों के साथ बैठेंगे और उनके साथ कहेंगे कि भाई अब मतलब क्या करेंगे आप? पीपल्स पार्टी ने भी अभी कह दिया कि कोई अलायंस नहीं करेंगे हम पीटीआई के साथ। ये नासिर शाह साहब की आखिरी हतमी फाइनल डिसीजन दिया। हम कब कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करेंगे? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम बात करें मिसाके पाकिस्तान की, हम बात करें साफ इलेक्शन की। हम जा रहे हैं कि बिल्कुल ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो इस पर अमल दरामद हो, इसके लिए मिसाके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के तमाम सियासी जमातों से राब्ता होगा। देखेंगे, तारीख लिखी जा रही है, तारीख में ये चीजें लिखी जाएंगी। पीएमएलएन को क्यों छोड़ेंगे सर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साथ नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे चढ़ के आ रही है। हमें कहने की क्या जरूरत है? इसमें परेशानी की क्या बात है? तो बाकी की जमातें जो हैं वो आप यार सब हंस पड़े हैं अजहर साहब, मैं क्या करूं, एक एक को रोकूं क्या करूं? वो फैज़याबी दो ढूंढते हैं, ये फैज़याबी दो ढूंढ रहे हैं अजहर सिद्दीकी साहब। तो फैज़याबी तो अब उनको नहीं मिल रही जिनका नाम। मसला ये है। परेशानी की जरूरत जी जी अगर साहब क्विकली मैंने बार फिर जरा ख्वाजा साहब की तरफ जाना है और शाह साहब की तरफ। जी नहीं तारीख लिखी जाए, इसमें क्या डाउट है? मुझे ये बता दें, सदर पाकिस्तान ने खत लिखा और वाज़ेह तौर पर सारा कुछ बता दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेफ्ट की जमात है। हम समझते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में नहीं खेलेगी, लेकिन नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो जाल फैलाया है उसमें अब सारे फंस रहे हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये करने के बाद ये समझ रहे हैं ये बच जाएंगे, ये भी नहीं बचेंगे। और पैदावार हर एक को पता है कौन सी है। साफ शफाफ इलेक्शन होने दें, बैठ के देखिएगा कि सीटें कौन लेके जाता है। और पाकिस्तान यानी आप ये कह रहे हैं अदर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इन तमाम जमातों के साथ मिलकर आप पीएमएलएन के खिलाफ एक ऐसा डायलॉग करके महाज बनाएंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके? फिर बताता चलूं, साफ शफाफ इलेक्शन की बात हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों तो इस लायक है। सर वो तो इलेक्शन कमीशन देगा ना आपको, पार्टियां थोड़ी देंगी। वो तो खुद रो रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, सबको, कोई चक्कर ही नहीं है। हम ये नहीं कहते। चलें ठीक है, एक ब्रेक के बाद शाहजी मैं आपके पास आता हूँ और इज़हारुल हसन साहब आपसे जरा इस पर बात करेंगे आफ्टर। वेलकम बैक। शाह साहब अब ये बताएं, ये आप सुन तो रहे होंगे गुफ्तगू, अब थोड़ी बहुत तो बर्फ पिघली है आप लोगों के लिए। आप लोग भी कोशिश कर रहे थे कि पीटीआई के साथ थोड़ा सा डायलॉग हो, तो आप ये सुन रहे होंगे। बाकी जो ख्वाजा साहब ने भी बात की है इस पर भी ज़रा आप जवाब देना चाहेंगे? गो अहेड। जी, एक तो आपने प्रेसिडेंट साहब के लेटर की बात की, तो प्रेसिडेंट साहब को तो लेटर उस वक्त लिखना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को और पूरी डेट दे देनी चाहिए थी कि ये इलेक्शन करवा दें इधर। उन्होंने तो पहले भी ऐसे ही लेटर दे दिया था जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। अब भी उनको जो लेटर है वो इलेक्शन कमीशन को लिखना चाहिए कि जिस तरह की भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन चलें, उनकी मर्जी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को अब लिख दिया। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करते हैं, चेयरमैन बिलावल साहब वो सबके लिए कह रहे हैं। और हमने वाज़ह अल्फाज में भी कहा है कि पीटीआई को इलेक्शन के लिए बिल्कुल हो और वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ें और किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिससे एक अक्स कर लिया गया था कि हमारा आपस में इत्तेहाद हो रहा है, और ऐसी भी कोई बात नहीं। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये महाज बनते रहे हैं, अलायंस जो हैं तो बड़े शौक से बनाए, हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिंध में तो हम बिल्कुल खौफ नहीं। अभी बात हो रही थी कि पीएमएलएन का नज़र आ रहा है कि वफाकी हुकूमत बनेगी। क्यों, कैसे? हम जिस तरह सिंध में इस एक हमें स्वीप करेंगे, जो इतनी सीटें हमारे पास आएंगी, उसके बाद जनूबी पंजाब में हमें पहले भी सीटें हैं, अब हम बहुत ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। सेंट्रल में हमें इशू है, पंजाब में कुछ वहाँ भी हिस्सा मिलेगा। बलूचिस्तान जहाँ पहले हमारे पास कोई सीट नहीं थी, अभी कुछ हालिया कुछ माह पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने स्वीप किए। शाहजी मुझे ये बताएं कि जो आप लोग कह रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं कि लाहौर में मेजॉरिटी ना भी हो, सिंपल मेजॉरिटी,
बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी ही होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, जो बिलावल साहब क्लेम कर रहे हैं, ये किस बेस पे कर रहे हैं? क्या पीटीआई और आप पंजाब में उनके खिलाफ अलायंस करने जा रहे हैं? क्योंकि सिंध में तो पीएमएलएन आपके जो मुखालफीन है, ज़ाहिर है, जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, उनका अलायंस बना रहे हैं। आप पंजाब में किससे अलायंस बनाएंगे कि आप लाहौर के वज़ीर आज़म को रोक सकें? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पहले एक दफ़ा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी वज़ीर आज़म हमारा होगा, तो शायद सुर्खियां आ गई, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। जी आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को मैं बनने ही नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं था। हम अपना ज़रूर बनाएंगे। अभी चेयरमैन साहब की जिस स्टेटमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि आइंदा, जैसे मैंने कहा, सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह करेगा हमें मिलेगी, नहीं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी होगी, तो प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ की ज़रूर वजाहत कर दूं कि पीटीआई का जो माइंड सेट है, इलेक्शन के बाद अगर कोई इत्तेहाद की बात हमारी होगी भी तो पीएमएलएन के साथ होगी। वजीर आजम बिलावल साहब होंगे, हम दावत देंगे कि उनके कुछ वुज़रा हमारी उस कैबिनेट में हों। मगर आपने पंजाब का मुझे बताया नहीं कि आप पंजाब में कैसे गेन करेंगे? कोई अलायंस कुछ नहीं है, आपकी पार्टी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जी मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब का बिल्कुल सामने है। जनूबी पंजाब में हमारी पहले भी सीटें रही हैं और बहुत सारी सीटों पे आरटीएस के जरिए हमें हरा दिया गया था। आपको याद होगा कि किस तरह कोई 200 पे सीट गई है, कोई 2000 पे गई है, और अब वहां पे हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। सेंट्रल पंजाब में मुकाबला होगा, वहां खिचड़ी है, सब मुकाबला करेंगे, वहां पे भी हम पुरुमीद हैं। और काजी साहब ये बताएं कि का जो मुकाबला है, आप तो एक तरफ पीपल्स पार्टी का तो आप कह रहे हैं, लेकिन पीटीआई भी आपके लिए एक चैलेंज होगी। आज जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो उनको बैठ कर निशान भी मिलना है और कोई माइनस वाली बात जो बात सामने आई है, और जमात इस्लामी है उसको भी एक ज़ाहिर है फ़लस्तीन के मामले के ऊपर वो बड़े एक्टिव हुए हैं, उनके पास भी एक इशू है। आपका ज़्यादा टफ कंपटीशन किससे होना है, पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से या पीटीआई से? लेकिन पहली चीज़ तो नासिर हुसैन शाह साहब ने बड़ी अजीब सी बात कर दी है, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ और सिंध के लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि अगला इन्होंने कहा इनका भी इत्तेहाद पीएमएलएन से होगा। तो फिर अब ये तो तय हो गया कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का तो दुश्मन कोई नहीं है। रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी अभी पीएमएलएन के खिलाफ इलेक्शन का माहौल बना रही है, एमक्यूएम के खिलाफ बना रही है। तो जब इनका इत्तेहाद ही पीएमएलएन से होना है तो फिर आगे समझ लें कि इन्होंने भी तय कर लिया कि किसी न किसी तरह इख्तिदार के ऐवानों में घुसना ज़रूर है, जिस तरह पीडीएम में 10,000 रुपये लिए। अब आ जाए मुकाबले की बात। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर पैसा, अफसरशाही और पुलिस गर्दी के ऊपर इंतखाबात होते हैं तो ये इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे। अगर ये जुडिशरी के ताबे जैसे कि हमेशा होते रहे तो एमक्यूएम अर्बन सिंध के अंदर 99% अपनी सीटें रिगेन करेगी। पीटीआई का मैंडेट आरटीएस का मैंडेट था, जेन्युइन मैंडेट नहीं था। पीटीआई को वोट दिलवाए गए, रिजल्ट तब्दील किए गए, यहाँ तक कि हमारे उम्मीदवार दोपहर 4 बजे तक जहाँ से जीत रहे थे, शाम को 6 बजे वहीं से उतने ही वोटों से हार गए। तो हम बड़ा अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़े के बाद कराची, हैदराबाद के नौजवानों को ये बात ज़रूर समझ में आई है कि मुल्क दुश्मन स्लोगन लेकर, रियासत मुखालिफ बयानियाँ लेकर आप पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। कि पाकिस्तान में सियासत पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के जोग्राफिया, पाकिस्तान के इदारों के एहतराम में ही आपको पॉलिटिक्स करनी है, जो एमक्यूएम ने सीखा है, जो एमक्यूएम कर रही है। तो ख्वाजा साहब ये बताएं, वो जो कहते हैं कि फिर आपकी सीटें भी छीनी गई और आप फिर पीटीआई के साथ जाके बैठ गए, आप एहतजाजन ना बैठते? एक एतराज़ ये भी तो होता है कि आपके फिर वज़रा आ गए, बड़ी बड़ी वजारतें ली। वो हमारे भाई बैठे ना पीटीआई के, वो बताएंगे। ये पीटीआई वाले भाई तो आजकल कुछ और बताते हैं ना, वो वाली बातें थोड़ी बताते हैं 18 वाली। ये आजकल बताते हैं 2022 के अप्रैल के बाद वाली बातें, उससे पहले वाली कोई बात नहीं बताते। ये मैं जरा इजहार भाई से जवाब ले लूं, मैं आता हूं आपकी तरफ। अजहर साहब जी, इनसे कहना कि हमारा इत्तेहाद पीटीआई के साथ थोड़ी था, हमारा इत्तेहाद तो इत्तेहादियों के साथ था। जी अजहर साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा आप। अब वो आपके इत्तेहादी नहीं रही, उनकी बात कर रहे हैं गालिबन। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ ना, एमक्यूएम का एक मसला बड़ा है। मैं समझता हूँ इजहार बड़े भाई हैं, और यही एक फर्क था अल्ताफ हुसैन की सियासत में।
अब जो आके फर्क आ गया कि अब टोटल जो एमक्यूएम है वो भी एस्टैब्लिशमेंट की जमात बन चुकी है, और इनका नुक्ता नजर अब ये कहना यही चाह रहे हैं कि उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, या तो खुल के कहना अगर कि उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर गए थे, फिर तो समझ आती है बात। लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, बाकी अब ये खौफ किसका है, यानी मैं इन सारी बातों को ब्रश साइड एक पर रख के, भाई साफ साफ इलेक्शन कराने के लिए आगे आए ना, अब इत्तेहाद करते क्यों फिर रहे हैं? इत्तेहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं भाई? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है आपके साथ है, वो कह रहे हैं आपके साथ है, इत्तेहाद किस बात का कर रहे हैं? इत्तेहाद सिर्फ एक खौफ है, और वो खौफ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। वजह सिर्फ इतनी है, और ये और इनमें 14 की 14 सियासी जमातों ने गैर जमहूरी रवैया रखा है। 17 महीने इन लोगों ने जो हाल किया है, क्या कल कोई ऐसी सियासी जमात इनका साथ ये हाल नहीं होगा? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो भुगत रही है, और भुगत के वो तारीख लिख रही है, और तारीख में जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नाम याद रहा है, इसी तरह ये तारीख में ये नाम याद रहेगा कि एक जमहूरी हक को लड़ते हुए क्या कुछ हो रहा है। फर्क सर, लेकिन आपने ख्वाजा साहब की बात को थोड़ा सा बिटवीन द लाइन समझे, क्योंकि ख्वाजा साहब की पार्टी एक पूरा फेरा देख चुकी है और बड़े अप्स एंड डाउन्स भी देख चुकी है। मैं जरा आपकी जरा गुजारिश तो सुन लेना। सवाल एक तो ये, तो मेरा वो ये कहना चाह रहे हैं ज़ेरे लब दबे लफ्ज़ों में कि ये एक पूरा फेज़ हम देख चुके हैं। अब पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है तो सियासत वायलेंस पे नहीं हो सकेगी, सियासत जो है वो धमकी पे नहीं हो सकेगी, सियासत जो है वो होगी जी चले आप कंप्लीट कर लो। वायलेंस का इशू है ही नहीं, देखिए वायलेंस का इशू है ही नहीं। आप तो 9 मई का वाकया तो बाद की बात है ना, 9 मई से पहले है ना जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ। 9 मई का वाकया तो बाद का है। लेकिन सर आपको 9 मई से पहले तो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की इजाजत थी, जलसे करने की इजाजत थी, गद्दार कहने की इजाजत थी, आपको जो है वो मीर जाफर मीर सादिक कहने की इजाजत थी, आपकी रैलीज जलसे धरने सब चीजों की आपको इजाजत थी, टॉक शोज की इजाजत थी, सब कुछ इजाजत थी। ये तो 9 मई के बाद एक डेंट पड़ा है ना सर आपको? ना 25 अप्रैल याद होगा आपको कि जब रैली निकालनी थी लाहौर से पूरे पाकिस्तान से निकलने दिया गया। सर ये तो हर सियासी जमात के साथ होता है ना हुजूर, ये किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये नहीं हुआ? जब दबाव आता है, जब मामलात खराब होते हैं तो बड़े बड़े प्रेशर आते हैं। जो हालात पे रखना है, जो हालात सामने हैं। मुझे ये बताइएगा, इमरान खान इतना बड़ा लीडर है, वो चाहता तो ये लॉन्ग मार्च इनके भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोक सकता था, फैंटी लगाता, बगावत के पर्चे दर्ज करता, ये लोग जा रहे थे, जो कि नहीं किया उसने। यही तो फर्क है। इमरान साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मुझे पता था आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछने, अजहर सिद्दीकी साहब, आप तहरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन के लिए पहले पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं? देखिए मैं आपको बड़ा मिस कर रहा हूँ, आपके साथ खानों को। लेकिन इस सवाल का जवाब आपने अजहर साहब अभी नहीं देना। ख्वाजा साहब जरा बात कर लें, मुझे पता है वो जरा उस मसले पे बात करें। देखिए पार्टीज पे प्रेशर भी आते हैं, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपने रास्ता बनाना है कि कैसे आप अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो करें। लेकिन ज़ाहिर है हर बंद पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कुछ थोड़ी जल्दी सीखते हैं, थोड़ा वक्त लगाते हैं, कुछ नहीं भी सीखते। जी इदार साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मेरे भाई को शायद भूल गए भाई, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ, अदालत आपके साथ, जजों को आप गालियां दें, मुल्क से बाहर जाकर आप घसीटने की बातें करें, करप्शन की बातें करें। 3.5 साल में जिस पे 600 अरब के मुकदमे थे ना, वो आपकी हुकूमत में बाहर आ गए। हम सवाल करते थे जाकर, नैब के मुकदमों में रेफरेंसेस बरी हो गए। आपके दौर में वतन गद्दारी के मुकदमा नवाज शरीफ साहब उनके साथियों पे करते थे, आप ही की हुकूमत ने वो मुकदमा वापस ले लिए, हमारे अभी तक चल रहे हैं, हमारे मुकदमा आपने वापस नहीं लिए। भाई अगर 3.5 साल में आपने कहा कि मैं इनको भी ठीक कर दूंगा, इनको भी ठीक कर दूंगा, और आप एक भी काम ठीक से नहीं कर सके, और किसी ने आकर आपको 3 हफ्ते में फिट कर दिया बोतल के ढकने में, तब उनकी हैलियत है ना ये। आपको भी तो मौका मिला था 3.5 साल। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, और आपने बड़ा जबरदस्त सवाल करके इजहार साहब ने सारा कुछ कह दिया। पहली तो बात मैं बताता चलूं कि नैब के केसेस हमने खत्म नहीं किए, नैब का कानून इन्होंने पास किया जिसके जरिए इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन जीरो कर दी। फिर इन्होंने इलेक्शन के लॉज जो पास किए, इन्होंने पास किए। 90 दिन में इलेक्शन इन्होंने नहीं पास कराए, इन्होंने नहीं कराए, इन्होंने सेकंड 50 साल में तमीम सबने मिलकर की। अगर ये इतना कुछ थे तो 3 साल 3.5 साल क्यों साथ रहे? निकल आते पहले दिन ही। अब अगर जो बात कहना ना तो आपको फायदा नहीं है कहने का। अब बात बड़ी सीधी सी है, अब हिसाब देना होगा इन चीजों का कि आपने जो तरामीमें की हैं, तरामीमें बैठकर नैब में या बाकी में सारी आपके सामने है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं, 60 दिन में इलेक्शन नहीं, काउंसिल में जो कुछ सारा कुछ सामने है। राइट, ठीक है जी। जरा बैरिस्टर गौर साहब ने क्या बात की, मैं इसका फिर आपसे जवाब लेना चाहता हूँ। जो कमेटी बनी है और मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन में, जी
हम बहुत मशकूर है इलेक्शन कमीशन के कि आज उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि बैट आपका निशान है, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आईनी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। बैरिस्टर गौर साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े संजीदा और बड़े काबिल वकील हैं पाकिस्तान के, बहुत मुतमईन होके हैं इलेक्शन कमीशन से। हम शुक्रगुजार हैं उनके कि बैट भी रहेगा और उनकी पार्टी के चेयरमैन भी रहेंगे। सो ये अच्छी मूव है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, अब वो यहाँ पर पाकिस्तान में ग्राउंड में मौजूद हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हैं, मुलाकात के बाद वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। वो हमारे भाई अजहर सिद्दीक साहब जो है वो बरतानिया बैठे हुए हैं, वहाँ से वो चीखो पुकार कर रहे हैं, कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो की जगह। तो ये बातें करें तो उनको मुनासिब ये है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आएँ, यहाँ बैठे ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। तो चीज़ें वो नहीं है जैसी उनको दूर से नज़र आ रही है। डर ज़्यादा गए हैं मेरे ख्याल से, ये ऐसे हालात है नहीं जितना वो जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल डरे नहीं है, नहीं डर गए हैं, वो आ नहीं रहे। मेरा नहीं ख्याल अदर साहब डरे होंगे। अदर साहब जो है वो बड़े नहीं, वो क्यों नहीं आ रहे फिर? तगड़े वकील हैं। वो तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मैं फौरन पीछे पहुंच जाऊंगा। नवाज शरीफ आ गए, वो नहीं आए, अब क्यों नहीं आ रहे? वो पूछे जरा उनसे सर। मगर उनका तो मसला नहीं है ना, हमने तो इश्यूज पे बात करनी है। इशू ये है कि अच्छा जी अदर साहब हम तुसी आप पे ही कह रहे हो तो फिर मैं की पंजाबी च कहते हैं राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। क्या कुछ हुआ है? क्या भूल गए परवेज राय के साथ क्या हो रहा है? क्या हाल हुआ सदाकत के साथ? खुदा ना मत मजाक उड़ाई इस निजाम का, तबाही होगी इस मुल्क की पहले ही, और हम लोग उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, तारीख लिखी जा रही है। सवाल आने या जाने का नहीं है, नजर आ रहा है। आ जाए आप बैठ के, मैं चैलेंज कर रहा हूं बार बार, अगर बताएं कौन। तो अजहर साहब आप मान रहे हैं वाकई आपके लिए हालात मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान आने के लिए? आप इस वजह से नहीं आ रहे? हालात को एक तरफ रखे जरा, मुझे ये बताएं। मैंने एक तरफ कैसे रखा? अभी तो आप हालात ही डिस्कस कर रहे थे। मेरे घर में 13 अप्रैल को पेट्रोल पंप पर हमला हुआ, फायरिंग हुई, पकड़ लिया आपने। मैंने पर्चे में नॉमिनेट नाम दिए, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ चुकी है, पकड़ लिया कोई आप लोगों ने। ये निजाम है इस मुल्क का। खुदारा मत मजाक बनाए इस निजाम का। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, जो टीवी चैनल में बैठ जाए वो बच गया, जो ना करे उसको भुगता है। आप ठीक है, आप क्या महसूस वो कह रहे हैं बहुत खतरा है भाई, वो कह रहे हैं परवेज लाई साहब। उन्होंने कहा कि मेरी कोई निजी मसरूफियत है। लास्ट टाइम मंसूर अली खान साहब के जो है प्रोग्राम में, मैं यहाँ पर इसी हम टीवी पर मौजूद था, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी कुछ अपनी एंगेजमेंट्स हैं, इस वजह से मैं नहीं आया। मैंने कहा, मैंने शुबे का इजहार किया है, मैंने कहा शायद खौफजदा हैं, तो आप आ जाए, आपके लिए कोई मसला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं भी तो रिपोर्टर हूँ ना, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। जो अजहर सिद्दीक साहब के लिए कोई इशू नहीं है, ये वैसे घबरा कर नहीं आ रहे। ये आप आए, मैं इनको खुद रिसीव करूंगा एयरपोर्ट से। आपको गवाह जान के बताना, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले जो हैं, क्या यहाँ बच जाएंगे? क़यामत में बच सकेंगे? नहीं बच सकेंगे ये लोग, इनके गिरबान होंगे। याद रखिएगा, इस मुल्क की तबाही में जिन लोगों ने किरदार बचेंगे नहीं। खुदारा मत मजाक उड़ाए इस निजाम का। निजाम का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप तशरीफ ले आए, आप वैसे घबरा गए हैं। सारे निजाम की तबाही। चले आप लोग, मेरा ख्याल है अब इसको जरा इस डिबेट से आगे निकलते हैं जी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी कमेटी बनी है, ये कमेटी में तो आधे लोग जो हैं वो कहते हैं हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे इलेक्शन लड़ना है, आधे कहते हैं हमने जो है वो फलाई रियासत का क़याम अमल में लाना है। आप कौन से वाले कमेटी के मेंबरान के साथ? देखिए, मैं एक बात बताऊं, सवाल बड़ा सीधा सा है। सवाल है आइन और कानून के मुताबिक सारा कुछ होना है। इस मुल्क को चलाना है जमहूरियत। हम बात क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं जो आईने पाकिस्तान 1973 के मुताबिक दिया हुआ है, उसके मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। जो वोट है, जो वोट जिसको डाल रहा है उसको वोट डालने दें, मगर इस तरह नहीं। इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड जो कुछ हो रहा है ना इस निजाम में, खुदारा हम 70 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं और पिछले 40 साल में हमें उसी बदल में। अदर साहब ये बताएं मुझे, 18 वैसे तो सही बात है, उसूली तौर पर यही बात करनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो नहीं सके। बहुत अफसोसनाक बात है। 18 में धांधली हुई थी, आरटीएस बैठा था। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, बिल्कुल बैठा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिठाने के लिए बैठा था। ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, वोट निकाल के देख लीजिएगा। ख्वाजा आसिफ कैसे जीते, आपके सामने उठा कर देखिएगा। अगर वो ना बैठा होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो कुछ ना देख रही होती कि आज इत्तेहादी जमातों के सहारे जो जलील होना पड़ा। तो सर, जब आरटीएस आपके खिलाफ बैठा था तो उसूलन तो आपको फिर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, बल्कि एहतजाज करना चाहिए था। हमारी सीटें कम कर दी गई हैं, हमें तो नुकसान दिया गया। मैं फिर बताऊं आपको। और फिर भी आप कह रहे थे कि हम सेम पेज पे हैं, और ऐसी तो हमने कभी एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं देखी दुनिया में, जिंदगी में। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, आप देखिए, हम सारे आपस में बैठकर तय कर लें कि इस तरह का कोई आरटीएस सिस्टम बैठेगा नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। ठीक है, कंसेंसस होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है। उसूली बात ये है कि सबको साथ बैठ के एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की एफर्ट करनी चाहिए। 1 मिनट बिल्कुल होना चाहिए, 1 मिनट एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हसन अयूब साहब से इसका जवाब। पुरअमन इंतखाबात होने चाहिए। देखिए, बात ये है, और उसके बाद इंतखाबात का जो भी नतीजा आए,
तमाम सियासी जमातों को उसको तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। वो कह रहे हैं RTS 18 में उनके खिलाफ बैठा था उनकी पार्टी। फिर ये तो मतलब अब सफ़ेद को झूठ बोलना शुरू कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो कह रहे हैं हमारी सीटें कम की थी। इनकी सीटें कम हुई थी, इनकी सीटें कम हुई थी। मतलब RTS जो है, मैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मौजूद था। मैंने एक जगह पर तो मैं मौजूद था, जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी कि लोगों को बाहर निकाल दिया गया है और जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं उन्होंने ही काउंटिंग कर रहे हैं, यानी जिस बंदे का पोलिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था। चले, थैंक यू सो मच। अब अजहर सिद्दीक साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, ख्वाजा एजाज साहब और हसन अयूब साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए तमाम जमातों को साथ बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान में बेहतर इंतखाबात हो सकें, क्योंकि माजी में ऐसा नहीं हुआ लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा ज़रूर होना चाहिए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।